अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की वीडियो सीरीज। और आज का हमारा टॉपिक है एक्सेस कंट्रोल इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो अगर हम बात करें एक्सेस की, तो एक्सेस क्या चीज़ है? एक्सेस कहते हैं पहुंच को, कि हमारा जो कंप्यूटर रिसोर्सेज, डाटा, पीपल, कंपनी का कोई भी एसेट तक हमारी कितनी पहुंच है। कंट्रोल मीन्स कि हम लोग कितने रिसोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते हैं, कौन से हमें अलाउ किए गए हैं, कौन से डिसअलाउ किए गए हैं। इस कंप्लीट फिनोमेना को हम लोग कहते हैं कंट्रोल एक्सेस। Access control is a critical component of information security that governs who is allowed to access specific resources, systems और data within an organization। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी उसका जो पार्ट होगा, whatever, चाहे वो कोई भी रिसोर्स हो, सिस्टम की शक्ल में हो, डाटा हो, वहाँ पे कोई एम्प्लॉय हो, whatever कुछ भी हो, तो हमें क्या राइट्स हैं उसको एक्सेस करने के, क्या नहीं है, इस तमाम कंप्लीट जो फिनोमेना है इसको हम लोग कंट्रोल एक्सेस कह देते हैं। It comprises a set of policies, procedures, technologies, and practices that regulate and restrict the access to protect sensitive information, prevent unauthorized activities, and maintain the confidentiality, integrity, and availability। ऑब्वियसली जब हम लोग इन तमाम चीज़ों को फॉलो करते हैं, जिसके अंदर पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, प्रैक्टिसेस हैं, एंड उनके सेट ऑफ रूल्स हैं, इन तमाम चीज़ों को जब हम लोग फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली जो ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन की है वो सिक्योरिटी इंप्रूव होगी। जब उसकी सिक्योरिटी इंप्रूव होगी तो कोई भी अनऑथोराइज्ड एक्टिविटी परफॉर्म ही नहीं होगी। तो जिसकी वजह से हमें तीन चीज़ें अचीव होंगी। वो कौन कौन सी हैं? कॉन्फिडेंशियलिटी होगी उसके अंदर, यानी कि जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के थ्री पिलर्स हैं, ठीक है, वो हमें अचीव हो जाएंगे। नंबर वन, कॉन्फिडेंशियलिटी मिलेगी हमें, इंटेग्रिटी होगी, और नंबर थर्ड पे अवेलेबिलिटी होगी, जिसको हम लोगों ने लेक्चर वन के अंदर डिटेल के अंदर पढ़ा हुआ है। एक्सेस कंट्रोल एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो कि साइबर सिक्योरिटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका रोल है, ठीक है, जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो डिजिटल एसेट्स हैं उनको एक सेफ गार्डिंग का ये काम करता है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके कुछ की एस्पेक्ट्स हैं, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे, वो कौन कौन से की एस्पेक्ट्स हैं। नंबर वन, आइडेंटिफिकेशन। Except control starts with the identification of users or entities seeking access to a system or resource। कोई भी पर्सन अगर हमारे सिस्टम की एक्सेस लेना चाहता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका पहला एक्सेस कंट्रोल का जो पहला एलिमेंट है, जो पहला एस्पेक्ट है, वो ये है आइडेंटिफिकेशन। सीकिंग द एक्सेस टू अ सिस्टम और रिसोर्स, चाहे वो हमारे रिसोर्स की एक्सेस लेना चाहता है, हमारे सिस्टम की एक्सेस लेना चाहता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको अपनी आइडेंटिफिकेशन देनी पड़ेगी। दिस पर्पज टिपिकली इन्वॉल्व द यूज ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफायर सच एज यूजर नेम की शक्ल में हो सकता है, एम्प्लॉयज का आईडी हो सकता है, बायोमेट्रिकली उनकी आइडेंटिफिकेशन की जा सकती है, बायोमेट्रिक के अंदर उसकी फिंगरप्रिंटिंग ली जा सकती है, उसकी फेशियल रिकग्निशन हो सकती है, बट उसको अपनी आइडेंटिफिकेशन देनी ही पड़ेगी। ठीक है, विदाउट आइडेंटिफिकेशन आपको यानी उस यूजर को सिस्टम या फिर रिसोर्स तक एक्सेस नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट आता है जी हमारे पास ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन बेसिकली ये है, एक दफ़ा जब वो आइडेंटिफाई हो जाएगा, फिर उसके बाद once identified यूजर मस्ट प्रूव देयर आइडेंटिटी थ्रू ऑथेंटिकेशन मेथड्स। फिर इसके बाद जब उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी फिर उसकी ऑथेंटिकेशन की जाएगी। इसकी एग्जांपल कुछ यूं समझ लीजिए आप लोग, कि एक बंदा जो है वो सिस्टम में लॉगिन होना चाहता है। वो डेफिनेटली लॉगिन होने के लिए उसके पास यूजर नेम होना चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए, ये आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, यूजर नेम होना चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए, ये आइडेंटिफिकेशन है। दूसरे लफ्ज में हम यूं कह लें, कोई भी बंदा किसी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होना चाहता है, और एंटर होने के लिए डेफिनेटली उसके पास एंट्री कार्ड होगा, ये आइडेंटिफिकेशन है। अब ऑथेंटिकेशन ये चीज़ है कि वहां पे खड़ा हुआ सिक्योरिटी गार्ड वो ये चेक करेगा कि जो उसके पास जो सिक्योरिटी कार्ड है, आइदर इट इज वैलिड और नॉट, क्या वो जेन्युइन है या नहीं है, रियल है या नहीं है, फेक तो नहीं है। ठीक है, अगर वो रियल है तो फिर वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा। ठीक है, ऑथेंटिकेशन का मतलब ये है। इसी तरह से यूजर नेम पासवर्ड तो है मेरे पास, लेकिन क्या वो यूजर नेम पासवर्ड वैलिड है या नहीं है, सिस्टम उसको रिकग्नाइज करता है या नहीं करता है। अगर वो करता है तो फिर वो ऑथेंटिकेटेड है, अगर वो नहीं करता, आइडेंटिफाइबल तो है, आइडेंटिटी तो है उसकी, बट ऑथेंटिकेशन नहीं उसकी हो रही। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम लोग ऑथेंटिकेशन। कॉमन ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स इंक्लूड समथिंग यू नो, पासवर्ड्स, आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर हम लोग वेब पोर्टल्स की बात करते हैं तो आपके पास पासवर्ड्स होने चाहिए। समथिंग यू हैव स्मार्ट कार्ड टू और टोकन्स, कुछ ना किसी हवाले से आपके पास कोई ना कोई आइडेंटिटी जरूर होनी चाहिए। इसके बाद चाहे वो बायोमेट्रिकली हो, चाहे वो स्मार्ट कार्ड्स हों, चाहे वो पासवर्ड्स हों, कुछ ना कुछ जरूर होना चाहिए, जिस तरीके से आप लोगों के ऑथेंटिकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जा सके। तो ये एक इमेज है, इस पे जरा देखिए, फोकस कीजिए। ये पासवर्ड भी आप एंटर कर सकते हैं, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशंस भी होती हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने पासवर्ड एंटर किया, आपको एक पिन कोड आएगा, आप पिन कोड अपने मोबाइल से ओके करेंगे, फिर आपको अलाउ कर दिया जाएगा।
ठीक है, या फिर डायरेक्ट आप लोग लॉगिन भी हो सकते हैं। ये डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिस तरीके से आप लोग लॉगिन हो सकते हैं। या फिर समटाइम्स ये होता है कि आप पासवर्ड भी एंटर करते हैं, फिर उसके बाद ओटीपी भी आपको आता है, फिर उसके बाद आप फिर लॉगिन होते हैं। या फिर ये होता है कि आप पासवर्ड एंटर करते हैं, मजीद वेरीफाई करने के लिए आपके फिंगरप्रिंट्स भी लिए जाते हैं, फिर आपका लॉगिन अलाउ करता है। डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं जिसको हम लोग कह देते हैं कि ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करता है। ये 1FA भी होता है, ठीक है, सिंगल जिसको बोलते हैं सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन। 2FA भी होता है जिसको हम लोग टू मेथड्स, यानी यूं कह लें टू ऑथेंटिकेशन मेथड्स जिसको बोल देते हैं हम लोग। और इस तरह से MFA भी होता है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, जिसमें आप मल्टीपल मेथड्स के थ्रू वेरीफाई करते हैं कि आइदर दैट दिस यूजर इज ऑथेंटिकेटेड और नॉट। ऑथराइजेशन क्या होता है जी? आफ्टर ऑथेंटिकेशन द सिस्टम डिटरमाइंस व्हाट एक्शन और सोर्सेज द ऑथेंटिकेटेड यूजर अलाउड टू एक्सेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अक्सर इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन ये वाला पेपर में पूछ लिया जाता है, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन को समझने के लिए इसकी तरह एग्जाम्पल समझिए। फॉर एग्जाम्पल एक फैक्ट्री है, आप उसमें एंटर होना चाह रहे हैं। उस फैक्ट्री में एंटर होने के लिए डेफिनेटली आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। आपके पास क्या है? फॉर एग्जांपल वो है एंट्री कार्ड। वो एंट्री कार्ड सिक्योरिटी गार्ड उसको चेक करेगा। सिक्योरिटी गार्ड जब उसको चेक करेगा कि ये अगर ये रियल है, जेन्युइन है, फेक नहीं है, तो वो उसने ऑथेंटिकेट किया उसको, आप एंटर हो गए। ठीक है, आप फैक्ट्री में एंटर हो गए या किसी इंस्टीट्यूट में एंटर हो गए, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी में एंटर हो गए, वो ऑथेंटिकेशन है। ऑथराइजेशन ये है कि एंटर होने के बाद आप जब उस फैक्ट्री में एंटर हुए, उस ऑर्गेनाइजेशन, उस इंस्टीट्यूट में एंटर हुए, तो अब आपके पास अथॉरिटी क्या है, क्या करने की अथॉरिटी है, उस चीज को हम लोग बोल देते हैं ऑथराइजेशन। आप लोग यूँ समझ लीजिए कि जैसे अगर आईटी कंपनी की बात करें तो किसी हर एम्प्लॉय के पास कोई ना कोई डिजिटल आइडेंटिटी होती है। कार्ड्स वगैरह होते हैं आमतौर पर बड़ी कंपनीज के अंदर, वो कार्ड स्कैन करवाते हैं और आप कंपनी में एंटर हो जाते हैं। अब ये पूरा जो सिस्टम इस तरह से काम करता है कि जैसे कि अब कंपनी को नहीं पता कि जैसे, यानी कि जो सिक्योरिटी के लिए उन्होंने जो मशीन लगाई हुई है उसको नहीं पता कि अब ये बॉस एंटर हो रहे हैं। तो डेफिनेटली वो बॉस भी इस कंपनी में एंटर होने के लिए अपना कार्ड जब स्कैन करवाता है तो वो ऑथेंटिकेशन होती है। अब कंपनी को नहीं पता कि मतलब ये एक बॉस है, मुझे इसको चेक करना ही नहीं है, मुझे इसको स्किप कर देना है, इसको डायरेक्टली अंदर आने जाना है, नहीं। कहीं पे भी अगर स्कैनिंग मशीन लगी होती है, डिजिटल एंट्री होती है जहाँ कहीं भी, तो वहां पे उसकी ऑथेंटिकेशन जरूर होती है, चाहे वो बॉस है, कोई निचले लेवल पे एम्प्लॉई है, वट कुछ भी है, तो वो उसकी ऑथेंटिकेशन करता है। लेकिन जब वही बॉस स्कैनिंग करवा कर कंपनी में एंटर हो जाता है तो फिर वो ऑथोराइज हो जाता है। वो उसके अंडर तमाम लोग काम करते हैं, उस चीज को हम लोग ऑथोराइजेशन कहते हैं। तो समरी ये है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन की, कि ऑथेंटिकेशन इस चीज का प्रूव करता है, इस चीज को मेक श्योर करता है कि आप लोग वैलिड है या नहीं है, क्या आप वही हैं जो आप एंट्री करवा रहे हैं, आप फेक तो नहीं है। ऑथोराइजेशन फिर आपके इख्तियारात हैं, आप ऑथेंटिकेट होने के बाद आपके पास क्या इख्तियारात हैं, इस चीज को हम लोग ऑथोराइजेशन कहते हैं। तो यानी कि पहले तो अगला स्टेप आता है जी ऑथेंटिकेशन का, उसके बाद जो अगला स्टेप आता है वो ऑथराइजेशन का होता है। ऑथराइजेशन इज बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड पॉलिसीज एंड परमिशन। उसके पास पहले से तैयार होते हैं वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। और इसमें रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल्स भी होते हैं, अगर वो एडमिन है तो फिर वो क्या कर सकता है, अगर वो ऑपरेटर है फिर वो क्या काम कर सकता है। यानी कि जो जिसका रोल होगा वो उसकी उसकी उसी के पास उसकी अथॉरिटी होगी। जैसे बैंक का मैनेजर है, वो फुली ऑथराइज्ड होता है। बाकी उसके नीचे कैशियर है, या फिर उसके सेकंड ब्रांच मैनेजर है, या फिर कोई भी थर्ड पर्सन है जो कि इस बैंक का हिस्सा है, हर किसी का अपना अपना रोल बेस्ड एक्शन होगा, उसके मुताबिक वो काम करेगा। डिफरेंट मॉडल्स हैं जी, एक्सेस कंट्रोल के मॉडल्स हैं जिसके ऊपर डिफरेंट जो सिनेरियो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं किस तरह से। एक एक मॉडल है जिसका नाम है डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल है जी। इसमें क्या होता है जी, डिस्क्रिशनरी में ये होता है कि जो भी कोई यूजर है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि बैंक का जो मैनेजर है वही बॉस है, तो वही वो चाहे अलाउ करे किन चीज़ों को, चाहे वो डिसअलाउ कर दे, मतलब वो उसकी अपनी अपने कंट्रोल में है, वो ऑल इन ऑल खुद ही है। ठीक है, तो इस चीज़ को बोल देते हैं डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल, यानी कि हर बंदे के अपने इख्तियार में है। अगर बैंक के एग्जाम्पल के अलावा किसी और कोई और एग्जाम्पल है, कोई भी यूजर है, ठीक है, तो वो अपनी फाइल का खुद ऑनर है। डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल है, मतलब वो चाहे किसी को अलाउ करे किसी को डिसअलाउ करे, वो किसी का पाबंद नहीं है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इसको बोल देते हैं डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। इसकी एग्जांपल है कि यूजर इज ऑनर, कोई भी यूजर है वो खुद ही ऑनर है, खुद ही बॉस है, किसी का अलाउ करे डिसअलाउ कर दे। सेकंड नंबर पे है जी मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल। मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल ऐसा एक्सेस कंट्रोल का मॉडल है जिसके अंदर जो है आप खुद कुछ नहीं कर सकते, आपको किसी पे डिपेंडेंट होकर काम करना पड़ेगा, और आप जिस सिस्टम में है वही सिस्टम असल में बॉस है, आप उसकी वॉलेशन नहीं कर सकते। जैसा कि आप किसी मिलिट्री मिलिट्री में काम कर रहे हैं तो मिलिट्री की जो फाइल्स होती हैं आप उसको किसी मिलिट्री के जो सिस्टम के बगैर, उनकी परमिशन के बगैर किसी को शेयर नहीं कर सकते, डिस्क्लोज नहीं कर सकते। यानी कि यूँ समझ लीजिए जो मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल है
तो वो हमारे पास एक सिस्टम ही लॉस है बेसिकली, यूँ समझ आप। इसमें आपकी कोई मर्जी शामिल नहीं होती। जैसे कि सिस्टम इज ओनर, मिलिट्री फाइल्स की एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जो होती है ये यूँ समझ लीजिए, ये हमारे पास एक लिस्ट होती है। इसमें कंप्लीट जो उसका बंदे का डेजिग्नेशन और उसको जो अलाउड रिसोर्सेस बताए होते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं कैसे। जैसे कि एडमिन है उसके वो फुल राइट्स होते हैं, ऑपरेटर्स कौन सी फाइल रीड कर सकता है, कौन सी राइट कर सकता है, किसके पास रीड एंड राइट की परमिशंस हैं, किसको प्रिंटर अलाउ करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। ये कंप्लीट एक लिस्ट होती है, इसको बोल देते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। दे आर कॉमनली यूज इन फाइल सिस्टम, नेटवर्क डिवाइसेस एंड डेटाबेसेस। ये तमाम उसके एग्जांपल्स हैं। एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज क्या होती है जी? पॉलिसीज ये होते हैं कि अगर आपने किसी भी फाइल को एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल ACL के अंदर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के अंदर आपका अलाउ कर दिया जाता है प्रिंटर, जो कि एक रिसोर्स है। अब वो प्रिंटर आपने कितने पेज निकाल सकते हैं पर डे, कौन सी क्वालिटी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये है कि आपको ये उनके सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। उनकी पॉलिसीज, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस, ईच एंड एवरीथिंग, उसके मुताबिक आप लोगों ने उस रिसोर्सेज का यूज करना है, अदरवाइज आप यूज नहीं कर सकते। इस चीज को बोल देते हैं एक्सेस कंट्रोल पॉलिसीज। Policies consider factor like a user roles, data sensitivity, and the context of access attempts। आपने सिर्फ उनकी जो यूजर रूल्स हैं या फिर डाटा सेंसिटिविटी है उनको मद्देनजर रखते हुए आप एक बाउंड्री में रह, एक ऑर्बिट में रहकर काम कर सकते हैं। आप उसकी वायलेशन नहीं कर सकते। एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म्स, इसमें कुछ आपको मैकेनिज्म्स भी फॉलो करना पड़ते हैं। टेक्नोलॉजी लाइक फायरवॉल्स। फायरवॉल बेसिकली एक ऐसा बैरियर है कि जो कि आपके कंप्यूटर में इनकमिंग एंड आउटगोइंग जितना भी नेटवर्क ट्रैफिक है उसकी मॉनिटरिंग कर रहा होता है, ये वाला बैरियर, ठीक है। जो कि बाय डिफॉल्ट हर सिस्टम के अंदर एक सॉफ्टवेयर की शक्ल के अंदर इंस्टॉल भी होती है। आईडीएस और आईपीएस यूज होते हैं। आईडीएस ये होता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, और इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम्स होते हैं। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम ये होता है कि अगर कोई भी अटैकर आपके सिस्टम के ऊपर अटैक करता है तो ये इसको डिटेक्ट करता है आईडीएस सिस्टम। आईपीएस ये होता है कि ये प्रिवेंट भी करता है, ये ना सिर्फ डिटेक्ट भी करता है, यानी कोई भी पर्सन अगर आपके कंप्यूटर के ऊपर अटैक करेगा तो वो उसको डिटेक्ट भी करेगा, फिर प्लस उसकी प्रिवेंशन भी करेगा। तो ये मैकेनिज्म्स होते हैं बेसिकली टेक्नोलॉजीज के अंदर जिसको हम लोग यूज कर रहे होते हैं। इट इन्फोर्स एक्सेस कंट्रोल बाय मॉनिटरिंग एंड फिल्टरिंग नेटवर्क ट्रैफिक बेस्ड ऑन द प्री डिफाइंड रूल्स। हम लोगों को जो कंपनी अलाउ करेगी कि आपने इन इन इस तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं, malware हैं, malicious हैं, कुछ भी हैं, आपने उनको फिल्टर करना है और उसके बाद ये चीज़ अलाउ करनी है जिस चीज़ को डिसअलाउ करना है। इसके लिए वो कहते हैं कुछ टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं, जैसे कि फायरवॉल्स है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम है। इन तमाम चीज़ों को हमें जरूर फॉलो करना पड़ता है। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल आता है जी। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल के अंदर ये रिस्ट्रिक्ट करता है हमारी बिल्डिंग में कोई एंटर ना हो जाए, हमारे रूम को ना कोई ले जाए, रूम के अंदर पड़ी हुई चीज़ें जो हैं उसको ना कोई उठा कर ले जाए, और तमाम उसके जो एसेट्स हैं हमें उनकी फिजिकल प्रोटेक्शन भी करनी होती है। प्रिविलेज एस्केलेशन क्या होता है जी? ये भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि एक्सेस कंट्रोल्स के अंदर पूछ ली जाती है। प्रिविलेज एस्केलेशन ये चीज़ होती है कि आपको जो इख्तियार गए हैं आप उसे पढ़ नहीं सकते, ठीक है। आप एक एडमिन ने अगर ऑपरेटर को जो अलाउ किया हुआ है कि आप सिर्फ और सिर्फ जो है ना ये काम कर सकते हैं, आप लिमिटेड हैं, आप रिस्ट्रिक्टेड हैं, इसके ज़्यादा आप काम ये काम नहीं कर सकते, आपको अलाउ नहीं किया जाता है। तो इस चीज़ को कहते हैं प्रिविलेज एस्केलेशन। यानी कि इंश्योरिंग दैट द यूजर्स कैन नॉट एस्केलेट देयर प्रिविलेजेस बियॉन्ड व्हाट इज नेसेसरी फॉर देयर टास्क इज क्रूशियल। जो काम उसको दिया गया है सिर्फ वही करने का वो पाबंद है, ठीक है। एक यूजर जो है, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, एक यूजर जो है वो सुपर एडमिन का काम नहीं कर सकता है। इस चीज को बोलते हैं प्रिविलेज आइसोलेशन। दिस प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड पोटेंशियल अब्यूज। इसकी वजह से हर एक यूजर को पता होता है कि मेरी क्या राइट्स हैं, मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी चाहिए, ठीक है। अपने सिस्टम को प्रॉपरली मेंटेन रखने के लिए आप अपने सिस्टम की periodically चेकिंग करते रहें, उसकी मॉनिटरिंग करते रहें। और रेगुलरली उसकी मॉनिटरिंग करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमें अपने सिस्टम की जो वल्नरेबिलिटीज हैं, जो वीक पॉइंट्स हैं, उसका पता चलता रहता है। उसके लॉगिंग सिस्टम बनाएं, उसका ऑडिट करते रहें, ताकि आपको ये पता चल सके कि मुझे मेरे अगर सिस्टम को अपग्रेडेशन की ज़रूरत है तो वो कहाँ कहाँ पे है और मुझे उसको इनिशिएटिव इम्प्रूव भी करना चाहिए।